अवतार जैसी फिल्म बनती है जो बिग बजट होती है, 8-10 हज़ार करोड़ की फिल्म बनती है, तो 8-10 हज़ार करोड़ के गेम भी बनते हैं 2। अभी जो हम लोग फॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं उसमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी नहीं मिलेंगी पता नहीं, लेकिन ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे एक्चुअल ग्रोथ है। उसके बाद जब मोगली आई तो मोगली में सिर्फ वो बच्चे को छोड़ के, मतलब 2010 में करीब $20 बिलियन की इंडस्ट्री अभी करीब $400 बिलियन तक पहुंच गई है। मेरी इंडस्ट्री मुंबई में है तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे आने के बाद जब मैंने अच्छे खासे अमाउंट की जॉब छोड़ा 2015 में, तब भी मुझे यही बोला गया था, अरे इतना अच्छा जॉब नहीं मिलता, तू छोड़ क्यों रहा है। तो एनिमेशन सिर्फ कार्टून नहीं है, तो कार्टून इज़ नाउ पेइंग जॉब। अवतार, मोगली, लाइफ ऑफ पाई से लेकर बाहुबली तक हर मूवी में वीएफएक्स की आवश्यकता पड़ती है। और मूवीज़ ही क्यों, आजकल न्यूज़ चैनल हो गए, वीडियो क्लासेस हो गए, इस हर सेक्टर में हमें वीएफएक्स की आवश्यकता पड़ती है। तो वीएफएक्स क्षेत्र क्या है, उसमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, कितना वास्ट और कितना वाइड ये सेक्टर है, ये जानने के लिए आज हमारे साथ है इस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट, एडुकेटर और एंटरप्रेन्योर अभिषेक आचार्य। अभिषेक, हेलो। हेलो। मुझे बताइए, कंप्यूटर में ग्रेजुएशन करने के बाद आपने वीएफएक्स क्षेत्र क्यों चुना? वीएफएक्स क्षेत्र चुनने का 2-3 रीज़न था कि मुझे फॉर्मल जो करियर के अलग अलग क्षेत्र थे उसमें नहीं जाना था। जैसे एमबीए था, एमसीए था मेरे, और उसके बाद में एमएससी था। तो मैंने उसको छोड़ के मुझे ऐसे लगा कि कोई क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहिए, तो मैंने एनिमेशन एज अ करियर या वीएफएक्स एज अ करियर चॉइस किया। मैंने 6 महीने का ट्रेनिंग लिया और उसके बाद में इमीडिएटली मैं जॉब पे लग गया, और फिर उसके बाद में मेरा एक्चुअल जर्नी शुरू हुआ ये इंडस्ट्री में। अच्छा, अभी आपने बोला कि वीएफएक्स और एनिमेशन, इस दोनों में क्या फ़र्क है? एनिमेशन क्या है और वीएफएक्स क्या है? दोनों एक ही चीज़ है या कुछ अलग अलग है? ये हम बोल सकते कि ये डिपेंडेंट स्किल है। सबसे पहले जब वॉल्ट डिज्नी ने एनिमेशन बनाया था तो वो कागज़ पे ड्रॉ करते थे, लेकिन जब कंप्यूटर आया उसमें बहुत ज़बरदस्त क्रांति आई। तो उस टाइम पे ऐसा हुआ कि एक एक चीज़ डेवलप होती गई। पहले एनिमेशन हुआ करता था, हु फ्रेम्ड द रॉजर रैबिट नाम की एक फिल्म बनाई थी, उसमें एक्चुअल 2D कार्टून डाला था। पर जब से ये एनिमेशन फील्ड, जब से कंप्यूटर सीजीआई इंडस्ट्री, हम लोग इसको कंप्यूटर जनरेटेड इमेजिनरी इसको बोलते हैं, सीजीआई इंडस्ट्री, एक्चुअली एनिमेशन इंडस्ट्री एक नाम है जो कि फेमस है, पर इसको सीजीआई बोला जाता है। सीजीआई, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजिनरी। तो जब से ये इंडस्ट्री डेवलप हुई है तो लाइव एक्शन, जिसको आप विजुअल इफेक्ट्स बोल रहे हैं, लाइव एक्शन मतलब जैसे हम लोग यहाँ पे खड़े और यहाँ पे कोई एक 3D एलिमेंट आ गया तो उसको हम लोग लाइव एक्शन बोलते हैं। और एनिमेटेड फिल्म मतलब कंप्लीटली एनिमेटेड होता है, जिसमें कोई आपको लाइव कैरेक्टर या लाइव, जैसे बाहुबली का जो है वो एक विजुअल इफेक्ट्स फिल्म है। और एक फिल्म आई थी रोड साइड रोमियो नाम की, या फिर आपने पिक्सार की फिल्म्स देखी होंगी जिसमें अप है, वॉली है, ये जो है ये कंप्लीटली एनिमेटेड फिल्म है। एनिमेशन में भी 2 टाइप है, एक 3D एनिमेशन है और एक 2D एनिमेशन है। तो 3D एनिमेशन में ये लाइव जो फिल्म थी फाइंडिंग नीमो हो गई या फिर ऐसी फिल्म होगी, और जो 2D एनिमेशन है उसमें फिर अभी आजकल छोटा भीम आता है, लिटिल सिंघम आता है। दिस आर ऑल 2D फिल्म्स। और सर, 2 काफ़ी परिचित यानी सुपरहिट फिल्म्स थी, अवतार और मोगली, राइट, जिसमें एक्टर्स भी थे लेकिन वो बहुत ज़्यादा वीएफएक्स पे डिपेंडेंट मूवी थी। तो वो किस क्षेत्र में आती है? ऐसी 3 फिल्मों के बारे में बता सकता हूँ मैं। एक है अवतार, जो जेम्स कैमरून ने टाइटैनिक के पहले लिखी थी, लेकिन उस टाइम पे वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी करके उन्होंने बनाई नहीं। टाइटैनिक के बाद उन्होंने अवतार फिल्म बनाई थी 2008 में, मतलब टाइटैनिक आई थिंक 98-99 में आई थी, तो उसके बाद उन्होंने ये फिल्म बनाई। उसके बाद जब मोगली आई तो मोगली में सिर्फ वो बच्चे को छोड़ के, और इनिशियली जब टाइटलिंग होता है, जब मूवी टाइटल्स दिखाए जाते हैं, वहाँ पे एक केज में जो टाइगर को दिखाया है उसको छोड़ के बाकी सब कुछ एनिमेटेड है, सब कुछ वीएफएक्स जनरेटेड है। तो एनिमेटेड कैरेक्टर है और बच्चा जो है या फिर वो कैरेक्टर जो है पाए वो ओरिजिनल है, और बाकी एक बड़े से हॉल में शूटिंग किया हुआ है, पानी का एक टैंक बनाया है, वो पानी को मूव करते वेवी करते, और बाकी सब कुछ एनिमेशन से बनाया हुआ है। सो दिस इज विजुअल इफेक्ट्स।
अच्छा सर, मुझे बताइए विजुअल इफ़ेक्ट्स करने में क्या क्या स्किल की आवश्यकता है? क्या सिर्फ फिल्मों में इसका काम है या और कई जगह इसका उपयोग होता है? विजुअल इफेक्ट्स के बहुत सारे जगह यूज़ है। आपने एक क्रोकोडाइल की काजल की ऐड देखी होगी जिसमें वो एप्पल पे खाती है और क्रोकोडाइल उसके पीछे आता है। सो दैट वाज डिज़ाइन बाय वन ऑफ माय स्टूडेंट, मतलब वो मेरे एक स्टूडेंट ने बनाया हुआ था। उसके अलावा अगर आप कहीं पे भी कुछ भी, मतलब सुबह उठने से लेके रात को सोने तक आप जो कुछ भी देखते हैं वो विजुअल इफेक्ट्स में पॉसिबल है। आपने आज तक देखा होगा वहाँ पे सो सॉरी एक एपिसोड आया था, तो जब वो बनाया था तो इनिशियली एक टीम को बताया था कि आप ऐसे ऐसे हमारा कॉन्सेप्ट आप बनाइए, तो उन्होंने बनाया, उनको पसंद आया, वो हिट हुआ। एंड उसके बाद में वो काफ़ी हिट हुआ कि अभी उन्होंने खुद की टीम भी हायर कर। हाँ, वो तो काफ़ी हिट हुआ, यानी सरकार का तो नहीं पता, लेकिन आज तक वालों का 56 इंची चौड़ा सीना हो गया था, इतना हिट हुआ था वो। बिल्कुल सर, अभी आपने कहा, जैसा मैं वो प्रश्न में तो आने ही वाला था कि आपके एक स्टूडेंट ने एक ऐड किया था, तो ऐसे आपके कौन से स्टूडेंट्स हैं जो इस क्षेत्र में आज काफ़ी नाम कर चुके हैं, या उनका कोई ऐसा जाना माना प्रोडक्शन जो हमें भी पता है लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो आपके विद्यार्थी या आपके स्टूडेंट्स हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। मैं मुंबई में जब 5 साल था, अभी टोटल मेरा 16 ईयर्स का जर्नी कंप्लीट हुआ है ये साल 2021 में। तो राहुल गोरे नाम का एक स्टूडेंट है, देन सागर मांडलेकर नाम का एक स्टूडेंट है जो कि अब्रॉड में काम कर रहे हैं। उनका जर्नी शुरू हुआ था ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से शुरू हुआ था। एंड देन नागपुर के कुछ बच्चे हैं, एक निखिल करके है, वो भी अभी रिसेंटली टेनेंट नाम की एक हॉलीवुड फिल्म आई थी, उसमें उसने टेक्सचरिंग आर्टिस्ट का काम किया। तो देर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी जो अच्छे अच्छे एरियाज़ में काम कर रहे हैं। सर, इसका जो आपका कोर्स है उसके बारे में कुछ बताइए हमें। हम लोग एक्चुअली हम लोग प्रोडक्शन हाउस है मेनली। तो जब मैं नागपुर आया तो हमने सबसे पहले यही ड्रीम सोचा था कि मैं एक 5 साल में अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस शुरू करूँगा। तो मैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में था, बट वहाँ पे मुझे ऐसे लगा कि कहीं ना कहीं वो बहुत कमर्शियल है। हम लोगों को जो ट्रेनिंग, मतलब मैं जो इमेजिन करता हूँ ट्रेनिंग, वो ऐसा होना चाहिए कि बच्चे अगर वो कोर्स करते हैं तो इमीडिएटली उनको जॉब होना चाहिए। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री अभी मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट लॉकडाउन में जब कोविड हुआ तो बहुत सारे लोगों के जॉब्स गए, लेकिन हमारे जॉब्स बढ़ गए। द रीज़न इज़ कि ये पैंडमिक में सबको घर से कुछ ना कुछ नया करना था। ई लर्निंग का कंटेंट बनाना हो, या हम लोग ऑलरेडी ई लर्निंग कंटेंट में काफ़ी सारे काम कर रहे हैं। बायजूस ने हम लोगों को ऑफर किया था, बट हमारे पास ऑलरेडी इतना काम था कि हम लोग बायजूस को मना कर सके। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितने लेवल का कंटेंट बन रहा है। अभी ये करने के लिए जो स्किल सेट लगता है वो जनरली बच्चों के पास नहीं होता, सिंस उसका लिए एक स्पेसिफिक स्किल सेट चाहिए होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसको ड्राइंग आए, इट्स नॉट कंपलसरी कि ड्राइंग आना ही चाहिए। जैसे मेरा खुद का ड्राइंग बैकग्राउंड नहीं था, मैं बीएससी कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट था, एंड देन मैं एनिमेशन फील्ड में आया। सिंस वो कंप्यूटर से रिलेटेड था तो बाकी सब हम लोग कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, इंस्ट्रक्टर आपको बहुत अच्छा चाहिए, आपको गाइड करने वाला जो फैकल्टी है या मेंटर है वो बहुत बढ़िया चाहिए। तो हमने फिर ऐसे कोर्सेस डिज़ाइन किए 3 महीने के, 6 महीने के, 1 साल के, 1.5 साल के, कि जो इमीडिएट बच्चों को जॉब दे। तो जैसे उन्होंने 6 महीने का कोर्स कंप्लीट किया या 3 महीने का किया, तो हमारे पास जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग होते हैं हम लोग उसमें उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो अगर वो उसमें काम करते तो वो लर्न एंड अर्न, मतलब आप सीखो और आप अभी अर्निंग भी शुरू करो। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने मतलब 18 मंथ के भी कोर्सेज किए, और 18 मंथ के कोर्सेज के दौरान उन्होंने अपनी जितनी भी फीस थी, जो भी हमारा फीस स्ट्रक्चर है, उससे ज़्यादा कमा भी लिए। और जब बाहर गए तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस लेटर लेके गए, मुंबई या पुणे में जब जॉब करने गए। तो अभी शादिस्तान नाम की एक फ़िल्म आई है, वो शादिस्तान फिल्म में भी एक स्टूडेंट ने काम किया। तो वो ऐसा ही उसने लर्न एंड अर्न प्रोग्राम किया। तो पहले उसने मेरे यहाँ ही सीखा, और करीब 2-3 महीने में उसने वो स्किल सेट सीख लिया, एंड देन वो आगे बढ़ा। आप ही के इसी बात में मुझे 2 सवाल दिख रहे हैं, मैं ज़रूर आपको पूछना चाहूँगा। आपने कहा कि कंप्यूटर का नॉलेज होना आवश्यक नहीं है, ड्राइंग बैकग्राउंड होना आवश्यक नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ तो होगा कि बेसिक क्वालिफिकेशन या बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि वो आ सकता है आपके इंडस्ट्री में। मेरा सिर्फ एक ही उसके लिए आंसर है, आप ड्रीमिंग कर सकते हैं, आपको इमेजिनेशन आता है, बड़े ख्वाब हो तो आप ज़रूर आ सकते हो। एग्जैक्टली
तो अगर हम जब कोई बुक पढ़ते हैं तो बुक पढ़ते पढ़ते हम लोग कुछ चीज़ों को इमेजिन कर लेते हैं। तो अगर वो इमेजिनेशन हम लोग रियल में लेके आ सकते विद द हेल्प ऑफ टूल्स, सॉफ्टवेयर्स एंड टूल्स, तो हम लोग उस चीज़ को इजीली एक्वायर कर सकते हैं, मतलब इजीली कर सकते हैं। इमेजिनेशन पावर होना आवश्यक है। प्लस हार्डवर्क, मतलब जनरली हमारी फील्ड जो है वो कम्प्लीटली प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल फील्ड के कुछ एडवांटेज होते हैं कि मुझे बाकी किसी को आंसर नहीं करना होता है। मुझे अगर इंटरव्यूज़ होता है तो इंटरव्यू में ये नहीं पूछे जाते कि कलर थ्योरी क्या है या CMYK क्या है या RGB क्या है। बेसिकली उसमें पूछा जाता है कि आप ये एक असाइनमेंट है, ये एक आउटपुट है, ऐसा ला के दिखाओ, या इससे क्या बना सकते वो दिखाओ। ये इतना ही जनरली उसमें होता है। सर, आपकी प्रोफाइल पढ़ रहा था आपकी और आपकी कंपनी की, आपके इंस्टीट्यूट की, तो मैंने ऐसा देखा कि आप 80% या अबव आपकी जॉब प्लेसमेंट सक्सेस रेट है आपके इंस्टीट्यूट का। तो इसके पीछे आपका कोई टाइप है, या कि आप ऐसी गारंटी ही देते हो कि मेरे यहाँ से पढ़ने के बाद आपको जॉब मिलना ही है? द रीज़न इज़ कि हम लोग पर्सनल उनके ऊपर ध्यान रखते हैं, बच्चों के ऊपर। जैसे मेरे पास कोई बच्चा जब पढ़ने आता है तो मैं उसके पेरेंट्स से मिलता हूँ, और पेरेंट्स से मिलने के बाद उसके पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन उसके सामने ही पूछ लेता हूँ, जो जनरली होता नहीं है। जब प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट होती है, जो कमर्शियल इंस्टीट्यूट होती है, उसमें वो पूछा उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको तो पता है कि उनकी इंस्टीट्यूट उनसे चलानी है, क्योंकि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी होती है। मेरे पास मेरा प्रोडक्शन है जिससे मुझे काफ़ी सारा इनकम आता है। मुझे उसके लिए जो स्किल सेट लगता है, या फिर मेरा एक एस्पेक्ट होता है कि अच्छा टीचर ही अच्छा स्टूडेंट बना सकता है। मतलब बहुत सारे ऐसे मेरे स्टूडेंट्स हैं कि उन्होंने 6 महीने के अंदर ही कोर्स कंप्लीट कर लिया और अपना काम कर रहे हैं, और अभी 28,000 रुपये एक दिन के कमा रहे हैं। एक दिन के ऐसे भी बच्चे हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जो बच्चे कुछ नहीं कर सकते थे, मतलब उनके पेरेंट्स को लगता था, मतलब थोड़ा सा उनको कुछ डेफ थे, उनको सुनाई नहीं देता था। कुछ बच्चे अपंग थे जिनको चढ़ना वढ़ना नहीं आता था, पर दे आर डूइंग गुड। तो एस्पेक्ट ऐसा है कि अगर मेंटर अगर आपके ऊपर 1-on-1 ध्यान दे रहा है कि आप कैसे काम कर रहे हो, आप काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपको क्या डिफिकल्टी आ रही, तो ये जो मेथोडोलॉजी है ये मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई। और मैं अभी भी मानता हूँ कि देयर इज़ ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। लेकिन अभी के टीचर्स में, जो इन जनरेशन में मैं बात कर रहा हूँ, ये फील्ड की बात कर रहा हूँ, तो टीचर्स अच्छे मिलना ज़रूरी है। क्योंकि ब्रांडिंग, हम लोग बोल सकते हैं कि ब्रांडिंग है ओके, पर ब्रांड के अंडर में काम करने वाले जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लोग ही ब्रांड बनाते हैं, ब्रांड लोग को नहीं बनाता है। एग्जैक्टली। सर, एक और सवाल, अभी आपने बताया कि आप 1-on-1 अटेंशन देते हैं, पर्सनल कोचिंग देते हैं, लेकिन अभी पेंडेमिक के कारण कहिए या चेंज इन टेक्नोलॉजी कहिए, तो ऑनलाइन एजुकेशन काफ़ी बढ़ गया है। तो आपका इंस्टीट्यूट या आप खुद ऑनलाइन सिखाने में भी भरोसा रखते हैं कि आप ऐसा कहते हैं कि ऑनलाइन नहीं सीख सकते, या हाँ आप ये ऑनलाइन सीख भी सकते हो? डिजविस करीब 2016, मतलब अभी नहीं, जब हमने 2015 में कंपनी बनाई तब हम लोग लाइव क्लासेस लेते थे। लेकिन उसके बाद में हमने ऑनलाइन एजुकेशन ऑलरेडी डिस्टेंस, मतलब ऐसे रीजन्स के लिए शुरू किया जहाँ पे लोग पहुँच भी नहीं पाते। जैसे गढ़चिरौली एक सेक्शन है नक्सलाइट बेल्ट। लेकिन 2016 में तो शायद वहाँ पे इंटरनेट भी नहीं होगा। कॉलेज में इंटरनेट था, काफी अच्छा। बैंडविड्थ कम था। तो हमने एक मेथोडोलॉजी ढूंढ के निकाली, क्योंकि क्या होता था कि बच्चे सुबह 9 बजे कहीं कहीं आजू बाजू के गांव से आते थे और बहुत लोअर क्लास बैकग्राउंड के थे। तो हम लोगों ने टाइप किया था उनके इंस्टीट्यूट के साथ, गढ़चिरौली का साइंस कॉलेज जो कि यूनिवर्सिटी चलाती है, तो उनके साथ हमने टाइप किया और हमने बोला कि हम लोग एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे, करीब उसमें बच्चे जो जो इंटरेस्टेड है तो उन लोगों को वहाँ पे एक्वायर करेंगे, उनको पढ़ाएंगे। लेकिन ऐसा होता था कि 2 बजे तक उनके प्रैक्टिकल्स वगैरह रहते थे, क्योंकि डिफरेंट स्ट्रीम के बच्चे थे, सिर्फ साइंस मतलब PCM फिजिक्स मैथमेटिक्स वाले नहीं थे, कोई बायोलॉजी वाले भी थे, बॉटनी वाले भी थे। तो ऐसे बच्चों को कैसे सिखाए? तो 2 बजे हमने टाइम रखा कि 3 बजे हम लोग पढ़ाएंगे। तो 3 बजे करीब 100 बच्चे वहाँ पे प्रेजेंट हुआ करते थे। तो आप ऑनलाइन उन्हें पढ़ाते थे? हम लोग ऑनलाइन पढ़ाते थे। कभी डिस्टर्बेंस आता था सिंस बैंडविड्थ की वजह से, तो हम लोग वो क्लासेस रिकॉर्ड करते थे और वो गूगल ड्राइव से बच्चों को शेयर करते थे। दूसरे दिन वो बच्चे उन्हीं क्लास को डाउनलोड करके घर में हो या उनकी कंप्यूटर लैब में वही देखते भी थे और वैसा करते भी थे। तो ऐसे 100 बच्चों को हमने पढ़ाया करीब, उसमें से 15-20 बच्चे लोकल लेवल पे वो फ्लेक्स और वो जो जनरल लोकल बैकग्राउंड जो होता है जहाँ पे ग्राफिक्स की ज़रूरत होती है, वहाँ पे उन लोगों ने अपना बेड़ा जमा लिया और अभी अच्छा काम कर रहे हैं। उसके बाद में हमने 2 और कॉलेजेस के साथ चंद्रपुर में टाइप किया, उनके साथ भी हमने करीब 200 बच्चों को पढ़ाया।
उनके भी अच्छे काम चल रहे हैं और वहाँ के कुछ बच्चों ने बाद में फिर ऑनलाइन कोर्सेज भी ज्वाइन किए ड्यूरिंग पैंडमिक। तो सर आपके जो सर्टिफिकेशंस है उससे किसी को रिकॉग्निशन वगैरह ऐसा कुछ है, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस? मैं खुद एनिमेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया का मेंबर हूँ, द ओनली मेंबर इन सेंट्रल इंडिया। जनरली क्या होता है कि हमारी यूनिवर्सिटी जो प्रोसेस होती है इसमें दो ही रिनोन कॉलेज है जो एक्चुअली एनिमेशन में डिग्री दे रहे। एक है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन NID और दूसरा है IIT बॉम्बे जिसमें IDC सेक्शन है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन सेंटर। वहाँ पे ही ये कोर्सेस अवेलेबल है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में है बट वो बहुत पुराना हो चुका है। मेरा खुद का एक 4 महीने का एक कोर्स CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम पैटर्न में गोंडवाना यूनिवर्सिटी में अप्रूव हो चुका है, लेकिन अगेन इट टेक्स टाइम। तो हमारी इंडस्ट्री इतने धड़ाले से चेंज हो जाती है कि तब तक यूनिवर्सिटी अडॉप्ट करे तब तक वो बहुत आगे चली जाती है। टेक्नोलॉजी चेंज होते रहते हैं। एग्जैक्टली और उसमें भी क्या होता है कि यूनिवर्सिटी की डिमांड होती है कि 3 साल तक आप कोर्स चेंज नहीं कर सकते। और हमारे सॉफ्टवेयर्स वगैरह जो अपग्रेड होते हैं वो हर साल हर 6 महीने में चेंज होते हैं। हम लोग कभी कभी सॉफ्टवेयर्स भी रिप्लेस कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक ही सॉफ्टवेयर को पकड़ के बैठे और उसी सॉफ्टवेयर को पढ़ा रहे। ऐसा हो सकता है कि उससे बेहतर दूसरा सॉफ्टवेयर मिले तो हम लोग उसमें भी पढ़ा देते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी डिजविज प्रोवाइड करते हैं। सर इसी पे मेरा एक सवाल है, आप सॉफ्टवेयर पे स्किप करते हो, चेंज करते हो, तो पहले के जो स्टूडेंट है जो पढ़ चुके हैं उनमें कोई फ़र्क आता है या उनको आप फिर से ट्रेनिंग देते हो कि उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती? मेरा तो एक बेसिक फंडा ऐसा है कि मेरा स्टूडेंट एक बार हो गया तो वो लाइफ टाइम स्टूडेंट होता है। मतलब वो 10 साल के बाद भी बच्चों को जॉब करनी हो या जॉब चेंज करनी हो या उनको अपग्रेड करना हो तो वो मेरे पास आते। और अगर वो एक बार पढ़ चुके तो वो नेक्स्ट टाइम हर बार अगर पढ़ते तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जैसे अभी फोटोशॉप अगर पढ़ रहा है और उसको लगता है कि नहीं आगे जाके सर मुझे फोटोशॉप का ये पोर्शन और एक बार पढ़ना है तो वो ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकता है, ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकता है। अभी कोविड चल रहा है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस है तो हम लोग ऑफलाइन क्लासेस कम कर रहे इन द सेंस स्ट्रेंथ कम कर रहे। जैसे आप अभी हम लोग जहाँ बैठे हैं ये करीब 400 स्क्वायर फीट का हॉल है तो इसमें करीब 20 बच्चे बैठ सकते हैं, तो हम लोग 10 ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बाकी जो बच्चे सेकेंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर में है, वो नागपुर आके पढ़ नहीं सकते हैं तो ऐसे बच्चों के लिए हम लोग ऑनलाइन क्लास, वही सेम क्लास ऑनलाइन भी लेते हैं ताकि वो बच्चे वहाँ से घर से अटेंड कर सके। तो हम लोग फिर ये क्लास रिकॉर्ड भी करते हैं, रिकॉर्ड करके इमीडिएटली शेयर भी करते हैं। उसके साथ उनकी एक्सरसाइज फाइल होती है कि कहाँ से स्टार्ट किया है और कहाँ पे एंड हुआ है। और फाइनल उनके एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं। वो बच्चे वहाँ पे सिर्फ यही चीज़ें डालते हैं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आया, इसमें प्रॉब्लम आया, और तो नेक्स्ट क्लास ही उसी से शुरू होती है। सो इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम्स, क्योंकि किसी को नहीं पता कि ऑनलाइन एजुकेशन कैसा होता है, तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आई। वो दिक्कतें हमारे ऑनलाइन क्लासेस में कम आई सिंस हम लोग वो ऑलरेडी कर चुके थे। वही होता है, अब आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाना भी नहीं जानते हैं और पढ़ना भी नहीं जानते। ये बहुत दिक्कत सभी बच्चे फेस कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स फेस कर रहे हैं। किसी के पास मोबाइल नहीं रहते हैं अच्छे, किसी के पास मोबाइल की अवेलेबिलिटी वो टाइम पे नहीं रहती है। तो आप बीइंग एक्सपीरियंस्ड, आपके विद्यार्थियों को या आपके स्टूडेंट्स को ऐसा अनुभव कम आता होगा, ऐसा आपकी बातों से तो लग रहा है। इसमें 2 चीज़ें हैं कि मैं सजेस्ट करता हूँ बच्चों को कि लैपटॉप के अलावा डेस्कटॉप लो, क्योंकि आप एक ही जगह बैठ के काम करते हो। दूसरा, अभी रिसेंट एक्सपीरियंस ये जो 1.5 साल हो गया है, इसमें हमने करीब 400 के ऊपर लेक्चरर्स को ट्रेन किया कि वीडियोस कैसे बनाना चाहिए इन बच्चों के लिए, स्पेशली जो डिस्टेंस में है, आप पढ़ाने वाले, आपको पता नहीं है बच्चा कैसा है, तो इंटरेस्टिंगली अपने वीडियोस लेक्चर्स कैसे बनाना, इसका ट्रेनिंग सेशन लिया। पोटे इंजीनियरिंग कॉलेज ने लिया, सरदार पटेल महाविद्यालय ने, इसमें करीब 400 के ऊपर फैकल्टीज़ ने पार्टिसिपेट किया। आप गुरुओं के गुरु हो, ऐसा मैं कह सकता हूँ। ऐसा बोल सकते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं टेक्नोलॉजिकली थोड़ा अपग्रेड होने की वजह से मैं उनको गाइड कर सकता हूँ। गुरु तो ऑलरेडी है, पर टेक्नोलॉजी ऐसी है कि हम लोग बच्चों को कैसे पढ़ाएं, ये भी अभी ये सिस्टम चेंज हो जाएगा। तो ये सिस्टम को अडॉप्ट करना भी ज़रूरी है। एज ए फैकल्टी या एज ए मेंटर हम लोगों को ज़रूरी है। तो हम लोग टीचर्स के लिए भी ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम रखते हैं। जब भी आपके बात करने में एक नाम आया था, एनिमेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, आप उसके अवार्डी हो और मुझे पता है कि आप सेंट्रल इंडिया के ओनली 1 अवार्डी हो, आपको उसका अवार्ड मिला था। एनिमेशन सोसाइटी थोड़ा आपके एजुकेशन बैकग्राउंड से हटके आपको ये अवार्ड जो मिला है उसके बारे में बताइए। और हाँ, ये मत बताना भूलिए कि अवार्ड आपको किसने दिया था। द एनिमेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया ये एक एनिमेशन सोसाइटी है जिसका मैं मेंबर हूँ।
मुझे अवार्ड जो दिया गया वो रामोजी फिल्म सिटी की तरफ से दिया गया। सिंस बहुत सारे लोगों ने मेरा नाम रिकमेंड किया। जब उन्होंने यंग अचीवर अवार्ड अनाउंस किया था तो बड़े बड़े नागपुर के जो दिग्गज थे या विदर्भ के दिग्गज थे, उन्होंने बोला था कि नहीं, ये एक बंदा है कि जो एक्चुअली रूरल एरियाज़ के लिए भी काम करता है, बच्चों के लिए भी काम करता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है, खुद का प्रोडक्शन है, एस्टैब्लिशमेंट है, नागपुर मेट्रो का काम किया है जो हमारे क्लाइंट है। तो उनको ऐसे लगा कि हाँ, ओके, दिस इज़ द राइट पर्सन। तो रामोजी फिल्म सिटी की तरफ से लोग आए थे, यहाँ पे आए। विवेक वासवानी जी जो है, जो शाहरुख खान को जिन्होंने लॉन्च किया, उनके हाथ से मुझे वो अवार्ड मिला 2018 में। एंड ऐसे काफ़ी सारे अवार्ड्स मिलते रहते हैं। अवार्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए बच्चों का करियर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनको गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से उनमें पोटेंशियल होने के बाद भी वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो हमारे लिए उनको ऊपर लेके जाना, उनको आगे लेके जाना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, आपने 2 एनिमेटेड फिल्म्स का डायरेक्शन किया है, आपका खुद का एक प्रोडक्शन हाउस है, आपके स्टूडेंट्स, आपने कहा कि 28-30 हज़ार रुपये दिन का कमा लेते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप अगर रहते इंडस्ट्री में तो आप काफ़ी पैसा कमा लेते? इसमें 2 चीज़ें हैं। मैं पैशनेटेड टीचर ही हूँ। तो मेरा लाइफ का पर्पज़ है टू सर्व पीपल। तो यही मोटो लेके मैं 2010 में मुंबई से नागपुर आया। मेरी इंडस्ट्री मुंबई में है तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे आने के बाद जब मैंने अच्छे खासे अमाउंट की सैलरी वाला जॉब छोड़ा 2015 में, तब भी मुझे यही बोला गया था, अरे इतना अच्छा जॉब नहीं मिलता, तू छोड़ क्यों रहा है। पर मुझे पता था मुझे क्या करना है। तो मैंने अपना जर्नी बहुत लो से शुरू किया। मेरे पास काफ़ी अच्छे एम्प्लॉयज़ भी मुझे मिले, मेरे कलीग्स अच्छे मिले, बहुत सारे दोस्त मिले जो अच्छे गाइडेंस करते थे। एंड नाउ वी आर सिटिंग इन IT पार्क राइट नाउ। यहाँ तक हम लोग पहुँचे पिछले 6 साल की जर्नी में। तो इसमें हमने करीब 3,500 के ऊपर वीडियोस बनाए। मेट्रो हमारे क्लाइंट है, एफकॉन्स हमारे क्लाइंट है, US में श्मूप ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है जिनके हमने वीडियोस बनाए। तो हमारे क्लाइंट्स भी वैसे ही है, एक ही वेंडर होते हैं जिनके साथ काम करते हैं। सो काफ़ी सारे न्यूज़पेपर लोग ने भी ऐसा, पहले तो उनको पता ही नहीं था कि नागपुर के बंदे ऐसा कर सकते हैं। जब उनको पता चला तो उन्होंने काफ़ी सारा अप्रिसिएशन किया। मैं उनको थैंकफुल भी हूँ कि उन्होंने काफ़ी सारे मेरे इंटरव्यूज़ भी छापे, मेरे बारे में लोगों को बताया। तो उसकी वजह से नागपुर में काफ़ी लोगों को पता है कि एनिमेशन इंडस्ट्री में अगर उनको कहीं एडिटर की ज़रूरत पड़ती है, उनको कहीं एनिमेशन आर्टिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सबसे पहले कॉल मुझे ही करते हैं। सर, नागपुर में जब मेट्रो आई थी, हम किसी भी नागपुर के नागरिक को ये इमेजिन भी नहीं हुआ था कि मेट्रो कैसी रहेगी, क्या रहेगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, वो फिजिबल रहेगी या नहीं रहेगी, उसकी आवश्यकता है या नहीं रहेगी, ये किसी को भी आइडिया नहीं थी। लेकिन आपने उसके विजुअल इफ़ेक्ट्स बनाए हैं। आपने हमको पहले बताया कि मेट्रो कैसा दिखेगा, कहाँ से कहाँ जाएगा, इसके सबके पीछे आपका हाथ है। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था, जो चीज़ है ही नहीं और वो वैसी की वैसी ही दिख रही है जैसे आपने विजुअल इफ़ेक्ट्स में उसको बनाया है। आज हम 5 साल बाद मेट्रो वैसी की वैसी ही देख रहे हैं। राइट। हाँ, तो ये एक्सपीरियंस कैसा था आपका? और नागपुर का प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है, जितना आज आप कह रहे हैं, जिस गर्व से कि हम छोटी सी जगह से चालू करके आज नागपुर के IT पार्क में अपन आज बैठे हैं, वैसा ही आज है नागपुर में। आज देश भर में कहीं मेट्रो इतना नहीं है जितना नागपुर में फास्ट डेवलप हुआ है। तो इतने प्रेशियस एम्बिशियस प्रोजेक्ट से जुड़ने का आपका अनुभव कैसा था, वो प्रोजेक्ट कैसा था और आज उसका क्या फल मिला है आपको? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरे फर्स्ट क्लाइंट ही नागपुर मेट्रो है। मतलब सबसे पहला हमारा जब इंटरेक्शन हुआ था, मेट्रो में उनको दिखाना था कि शंकर नगर से मेट्रो जा रही है, RBI चौक से मेट्रो जा रही है, कड़बी चौक में मेट्रो जा रही है, और ये विजुअल इफेक्ट्स था। सिंस हम लोगों को लाइव जाके शूट करना था और वहाँ से यानी मेट्रो जाते हुए दिखानी थी। पर ऐसा काम करना बड़ा डिफ़िकल्ट था और उन्होंने जो टाइम पीरियड दिया था उतने टाइम पीरियड में, तो उन्होंने डिजिविज प्रोडक्शन को ढूंढा। उन्होंने फ़ोन किया कि हम लोगों को ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है और ये प्रॉब्लम आपको 4 दिन में सॉल्व करनी है। और 4 दिन के बाद 6वें दिन भूमि पूजन होने वाला है हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ से, तो आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। मैं तो पहले तो थोड़ा सा सरप्राइज़ था कि मेरे पास कैसे आए, तो मैंने उनको पूछा ही
क्योंकि मेरे पास आने वाले क्लाइंट को मैं पूछता हूँ कि आपने मुझे ढूंढा कैसे, तो मैंने गूगल किया। तो ठीक है, मैंने फिर उसके ऊपर काम करना शुरू किया और फिर हमने जाके शूट किया, अलग अलग लोकेशन पे शूट किया एंड देन हमने एनिमेटेड दिखाया। उन्होंने हमको 4 दिन दिए थे, हमने 3 दिन में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करके उनके हैंड ओवर किया। और फिर उसके बाद में उन्होंने फिर मेट्रो का डिज़ाइन वगैरह शुरू किया। फिर उन्होंने लगा कि बाहर का एक्सटीरियर कैसा होना चाहिए, मेट्रो दिखनी कैसी चाहिए, उसके अंदर के अनाउंसमेंट कैसे होने चाहिए, उसके लिए फिर से उन्होंने हमको गूगल किया। फिर हमने उनको सर्विसेज दी। अभी हम लोग नागपुर मेट्रो, पुणे मेट्रो और MMRDA की मुंबई मेट्रो, तीनों के लिए भी हम लोग काम कर चुके हैं। मैं पुणे भी नहीं गया और मैं मुंबई भी नहीं गया। जब हमारे क्लाइंट, हम लोग ऐसे ही वर्चुअली काम करते थे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत क्या है? आप कोई भी चीज़ अगर लाना होता कोई आप अभी आपके पीछे पुणे खड़ा कर सकते हैं, आपके पीछे मुंबई खड़ा कर सकते हैं। मैं कहा तो अपन व्हाइट हाउस में भी इस इंटरव्यू को दिखा सकते हैं। आप तो उसके एक्सपर्ट हैं, आपको जाने की तो ज़रूरत नहीं है। तो सर और कुछ आप बता सकते हैं कि जो आपके एनिमेशन सेक्टर में है और वो चीज़ कहीं नहीं है, और दूसरी जगह वो जॉब सेटिस्फेक्शन कह सकते हैं, अमाउंट ऑफ पेमेंट या स्केल ऑफ पेमेंट कह सकते हैं, कि ऐसी चीज़ विच इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट दैन अदर वर्ल्ड जो आप ही के सेक्टर में है, ऐसी कुछ? मैं मतलब पहली बात तो क्या होता है, कोई भी बंदा कर सकता है। हाँ, उसको कोई एजुकेशन के बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है और सर्टिफिकेशन की भी ज़रूरत नहीं है तो अच्छा है, नहीं है तो भी चलता है। मतलब कोई आपको पूछेगा नहीं कि आपका ड्राइंग अच्छा है क्या, आपने अगर उसको डिज़ाइन बना के दिया तो दैट इज़ ओके। दूसरी चीज़ है कि मैं पिछले 16 साल से मैं बोलता ही नहीं हूँ कि मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा ही नहीं कभी कि मैं एक्चुअल वर्क कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, ये मुझे कभी लगा ही नहीं। तो सबसे पहला है कि आप ऐसी फील्ड को चॉइस करो जिसमें आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, इन द सेंस आप उसमें पैशनेट हो जाओ, आप उसमें इन्वॉल्व हो जाओ। तो मेरे कुछ जो नेशनल अवार्ड विनिंग शॉर्ट फिल्म्स है, मैं करीब 4 दिन सोया ही नहीं था। तो करीब 96 आवर्स कंटिन्यूस काम करने के बाद हमने उसका आउटपुट लाया एंड देन इट वाज फैबुलस। और वो जितने भी मेरा रेशो हमेशा ऐसे होता है कि मैं बच्चों का फॉलोअप रखता हूँ कि नहीं क्या चल रहा है। अभी सुबह ही मेरे को एक बच्ची का फ़ोन आया कि जॉब ढूंढ रही हो, तो मैं इमीडिएटली उसको 2-3 जगह भेज दिया कि यहाँ पे जाके विज़िट कर लेना, मेरा रेफरेंस दे देना, दे विल सिलेक्ट यू। इतने गारंटी से इसलिए बोला क्योंकि मुझे बच्ची का भी काम पता था और वो कंपनी का रिक्वायरमेंट पता था। तो ये दोनों चीज़ें मैनेज करना, इंस्टीट्यूट हम लोग चला सकते, लेकिन आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जब भी चलाते हो तो आपको ये भी देखना है कि वो बच्चों को कहाँ पे भेजना है, वो बच्चे का कैलिबर क्या है। ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के जब हम लोग करते तो कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपकी जो प्लेसमेंट पॉलिसीज़ है वो कैसी है? आप तो बोलते हैं शॉर्ट प्लेसमेंट मिलता है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री छोड़ के आपके स्टूडेंट्स और कहाँ प्लेस हो सकते हैं? एनिमेशन इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है कि जिसमें आप आर्किटेक्चरल वॉक थ्रूज हो गए, आप वर्चुअल ड्राइविंग हो गया, प्रिंटिंग इंडस्ट्री हो गई, ऐसे 42 अलग अलग सेक्शंस है। ई लर्निंग सेक्शन हो गया, सोशल मीडिया, इवन तो सोशल मीडिया में जो छोटे छोटे एड्स बनते हैं वो एड्स बनाना हो गया। मतलब आप सुबह उठ के पेपर पढ़ते हैं और शाम को वेब सीरीज़ देखते हैं, ये सब जगह एनिमेशन का यूज़ होता है। तो एनिमेशन और ये इंडस्ट्री में बेसिकली 4 पार्ट है। तो एक होता है ग्राफिक्स, दूसरा होता है वेब डिज़ाइन डेवलपमेंट, तीसरा होता है एनिमेशन एक्चुअली, और चौथा होता है विजुअल इफेक्ट सेक्शन। तो ये 4 सेक्शन में ये 42 सेक्शंस या 42 से भी ज़्यादा, पर ब्रॉडली देखा जाए तो 42 सेक्शंस है। तो एनिमेशन सिर्फ कार्टून नहीं है जो हम लोगों को बोला जाता है कि क्या कार्टून बना रहा है। सो कार्टून इज़ नाउ पेइंग जॉब, इंडीड। तो ये पेइंग जॉब है और आप लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों के बच्चे हैं या मेरी खुद की बच्ची है, जब वो लिटिल सिंघम देखती है तो हमने बीच में निकलोडियन चैनल के लिए केमोनाचे नाम का एक टीवी सीरीज़ है, वो उसके हमने 9 एपिसोड्स किए थे। तो हम लोग बोलते थे कि ये जो दिख रहा है ना, ये हमने बनाया है। तो मेरी बेटी छोटी है बट वो अपने आजू बाजू वालों को जाके बताती थी कि देखो ये मेरे पापा ने बनाया हुआ है। सो इट फील्स लाइक गुड। और मैं स्टूडेंट्स के साथ 1-on-1 इंटरेक्शन रखता हूँ तो इसका एक एडवांटेज भी होता है कि बच्चे जो कुछ भी हुआ वो मुझे ज़रूर बताते कि सर मैं जॉब स्विच कर रहा हूँ, अभी मैं गेमिंग इंडस्ट्री में जा रहा हूँ। तो हम लोग अभी टाई अप कर रहे हैं, मेरे एक गेमिंग इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं जो पुणे में रहते हैं। तो मेरे यहाँ के जो बच्चे 3D पढ़ेंगे उसके बाद में हम लोग उनको गेमिंग का भी एक एक्सपीरियंस देंगे। मतलब
गेस्ट लेक्चर के तौर पे वो आएंगे और वो बताएंगे कि गेमिंग में 3D का कितना यूज़ होता है। तो वहाँ जाएंगे तो ऑलरेडी रेडीमेड रहेंगे। तो ऐसे हमारे इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट है वो भी बच्चों को बताते हैं कि ये इस तरीके से करोगे तो तुमको यहाँ पे जगह मिल जाएंगी। तो जो इंडस्ट्री के साथ टाइप वाली बात हो गई, तो बहुत सारे तो स्टूडियोज़ वाले पहचान के है ही है, उनके डायरेक्टर्स और वो। उसके अलावा ये जो फीडबैक मिलता है इंडस्ट्री एक्सपर्ट से जो ऑलरेडी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, तो उसका अलग एडवांटेज होता है। तो ये हम लोग अपने बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। सर गेमिंग का भी एनिमेशन या वीएफएक्स में काम है? तो अभी तो ऐसा हो गया, पहले गेमिंग सिर्फ बच्चे करते थे, आजकल तो बच्चों से लेके बूढ़ों तक कभी भी देखे हम कैंडी क्रश खेलता है, कोई और खेलता है, सबवे सर्फर है, बहुत ऐसे गेम्स हैं। तो ये भी इंडस्ट्री काफ़ी बूम हो रही है और आपके स्टूडेंट्स को इसमें भी बहुत स्कोप है। बहुत सारे बच्चे स्विच भी करते हैं, विजुअल इफेक्ट्स से गेमिंग पे जाते हैं, एनिमेटर होंगे। बेसिकली कैसा होता है, गेमिंग में 2 सेक्शंस होते हैं, एक होता है डिज़ाइनिंग और एक होता है डेवलपमेंट, स्क्रिप्टिंग और इनऑल। तो जो डिज़ाइन वाला पार्ट होता है उसमें मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग एंड एनिमेटर, रिगिंग एंड एनिमेशन, ये जो पर्टिकुलर सेक्शंस है ये गेमिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। अगर जंप करना है तो इतने सेकंड में ही जंप होना चाहिए, सिंस गेम यूज़र जो होते हैं वो बहुत फास्ट रन करते हैं, तो ये सेक्शन फास्ट होता है, तो एनिमेटर को थोड़ा एडॉप्ट करना पड़ता है। पर जो एक्सपीरियंस आ जाता है तो समझ में आ जाता है उनको, और वो लोग एडॉप्ट कर भी। लेकिन बेसिक उसका एनिमेशन में ही है। अवतार जैसी फिल्म बनती है जो बिग बजट होती है, 8-10 हज़ार करोड़ की फिल्म बनती है, तो 8-10 हज़ार करोड़ के गेम भी बनते हैं 2 उस टाइम पे। इतनी बड़ी इंडस्ट्री, गेमिंग इंडस्ट्री, मोबाइल से लेके एक्सबॉक्स और वो जो आजकल आता है वो सब। हॉलीवुड का तो ट्रेंड ही है, राइट। बहुत बड़ी मूवी बनती है तो उसी का पैरेलल गेम एंड्रॉइड में भी आता है, एक्सबॉक्स में भी आता है, आईओएस में भी आता है। राइट। सेम विथ अभी बॉलीवुड, जैसे रावण ने भी किया एंड बाहुबली ने भी किया। मतलब बहुत अच्छा स्कोप है अगर बच्चे अपने ऑनगोइंग एजुकेशन के साथ करना चाहते हैं, बैचलर्स कर रहे हैं, तो मेरा तो हमेशा से ही कहना है कि आप अगर एक फॉर्मल डिग्री ले रहे हो तो उसके साथ एक इनफॉर्मल एजुकेशन, जो स्किल बेस्ड एजुकेशन है वो लो। क्योंकि अभी जो हम लोग फॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं उसमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी नहीं मिलेंगी पता नहीं, लेकिन ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे एक्चुअल ग्रोथ है, मतलब 2010 में करीब $20 बिलियन की इंडस्ट्री अभी करीब $400 बिलियन तक पहुँच गई है, OTT, ओवर द टॉप टेलीविज़न फॉर्मेट। तो अब यहाँ तक पहुँच गई है, तो आपने अगर एक रिसेंटली अभी एक टीवी सीरीज़ लॉन्च हुई है रे, सत्यजीत रे के फिल्म, उनके कुछ नॉवेल्स मिले, उसके ऊपर उन्होंने फिल्म बनाई, उसमें भी अपने स्टूडेंट्स ने काम किया। ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अभी कि आप किस तरीके का करियर चॉइस करते हो। एनिमेशन करते हो, विजुअल इफेक्ट करते हो, ग्राफिक डिज़ाइनर करते हो, वीडियो एडिटर करते हो, लेकिन एक चीज़ है कि अगर अच्छा करते हो तो 100% जॉब मिलेगा। ये डिजविस प्रोडक्शन यही काम करता है कि लर्न एंड अर्न, क्योंकि आपको पढ़ना भी है और अर्निंग भी करना है, और यही हम लोग पेरेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं। तो पेरेंट्स को भी बता देते हैं कि आपका बच्चा 15-16 घंटे काम करेगा तो आप उसका फ्रीडम दो। तो पेरेंट्स भी उस तरीके से हमारे साथ सपोर्ट करते हैं। पेरेंट्स के फ़ोन आते हैं कि सर बच्चा बराबर है, मतलब राइट ट्रैक पे जा रहा है। तो मेरे पास अभी बुल्डाना के कुछ बच्चे हैं, गोंदिया के कुछ बच्चे हैं, वर्धा के हैं, गढ़चिरौली के हैं और चंद्रपुर के हैं, मतलब इंक्लूडिंग नागपुर। सब बच्चे ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, कभी आके ऑफलाइन भी पढ़ते हैं, और उनके सभी प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करते हैं। अभिषेक जी, इस विस्तृत क्षेत्र में जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, जो रोज़गार के माध्यम उपलब्ध है, उसके बारे में, डिजविस प्रोडक्शन के बारे में आपने जो हमें इन्फॉर्मेशन दी है, इसके लिए मैं आपका द फ्री मीडिया की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।